गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग दो वीडियो प्रोबेबिलिटी पर बना चुके हैं। दोनों वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग गैप हो गया। उस दो वीडियो के बाद ये आज तीसरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग गैप के बाद ही हम लोग बना रहे हैं। तो थोड़ा सा रिमाइंड कर दें कि पहले जो हम लोग पढ़े थे वो क्या क्या चीज़ के बारे में डिस्कस किए। फर्स्ट वीडियो जब बनाए थे तो उसमें हम लोग सैंपल स्पेस, इवेंट, सिंपल इवेंट और इसी के सब रिलेटेड हम लोग डिस्कस किए थे। श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का दूसरा जब वीडियो हम लोग अपलोड किए तो दूसरा वीडियो पे हम लोग एलिमेंट्री इवेंट, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट और प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। मैन तो वही रहा कि हमने प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन उसमें बताया। तो आप लोग इस वीडियो को समझने से पहले उस वीडियो का इससे पहले वाला जो लेक्चर 2 था उसको थोड़ा अच्छा से रिमाइंड कर ले, फिर इसको देखिएगा और समझिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। और बात है कि प्रोबेबिलिटी आप लोग, जैसे ये वीडियो स्पेशल ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए है, तो उन लोग प्रोबेबिलिटी इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 10th, 11th, 12th में, तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है। अभी तक हम लोग जितने प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन किए, ये बेसिक कंसेप्ट, ये 11th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th सारे बच्चों के लिए वीडियो है और ग्रेजुएशन के लिए तो है ही। तो हम लोग लास्ट क्लास आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि फेवरेबल मतलब फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट क्या है। और जैसे आपको हम बताएं कि मान लेते हैं कि एस एक इवेंट है, सॉरी सैंपल स्पेस है, इसमें 1 2 3 4 5 6। आपको ये सैंपल स्पेस लग रहा हो कि ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट से आया होगा। ये जब किसी एक डाई को फेंकते हैं तो यही सैंपल स्पेस आता है। क्या आता है? 1 से 6 तक कोई भी इंटीजर आने का चांस। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब हम लोग आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी हम लोग ये शर्त लगाते हैं कि जब कोई डाई को थ्रो करेंगे तो उसमें 2 से छोटा आया तो हम जीतेंगे और 2 से बड़ा आया तो तुम जीतोगे। मान लो ए और बी दो इवेंट है, ए बोलता है कि 2 से कम आएगा तो हम जीतेंगे, तो ए 2 से कम आएगा तो 2 से कम कौन सा नंबर है? बस केवल 1 है। और बी बोलता है 2 से अधिक आएगा तो हम जीतेंगे, तो 2 से अधिक कौन कौन नंबर है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आपको हम फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट बताए थे कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होंगे, जैसे इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्री, मतलब सबसे पहले तो एस है, एस के पास टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट है आप देख लीजिए। 1 है, मतलब 2 3 4 5 6। तो एलिमेंट्री इवेंट है ये 6 जो है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या कहते हैं? वैसा इवेंट जिसमें केवल एक ही पॉइंट या एक ही एलिमेंट हो, उस एलिमेंट को एक ही एलिमेंट रहने पर उस तरह का इवेंट एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। तो एस के पास टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट है? ये 6 एलिमेंट्री इवेंट है। अब हम लोग फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं कि वो एलिमेंट्री इवेंट एस का जो ए से बिलोंग करे उसको हम लोग ए का एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे, सॉरी फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। तो उस 6 में से कितने एलिमेंट्री इवेंट ए के अंदर से बिलोंग कर रहा है? ओनली 1। तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल फेवरेबल एलिमेंट, सॉरी फेवरेबल इवेंट एलिमेंट्री इवेंट जो है ए का वो कितना है? 1 है। मतलब टोटल फेवरेबल एलिमेंट्री
इवेंट ऑफ ए, टोटल फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ ए इक्वल्स टू कितना है 1, मतलब एक ही गोल। इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं, ऐसा यहीं पर इस तरह जब एन बी लिखेंगे, एन बी लिखेंगे तो एन बी का मतलब होता है, एन बी का मतलब होता है टोटल फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ बी, मतलब बी के जितने एलिमेंट्री इवेंट हैं, बी के जितने एलिमेंट्री इवेंट है, तो हम लोग फिर से बताते हैं कि फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट, टोटल फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ बी। तो बी, तो एस के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट आया है उसमें से कितने जो है बी से बिलोंग कर रहा है, तो हम देखें कि 3 जो है बी से बिलोंग कर रहा है, 4, 5, 6 ये चारों जो है बी से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ऑफ ऑफ बी जो होगा वो कितना होगा 4 होगा। और हम लोग इस तरह से एनएस यदि लिखते हैं तो एनएस का मतलब होता है टोटल फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एस। तो हम लोग को पता रहता है कि एस के तो फेवर में सब रहेगा, तो ये हम लोग यहाँ पर फेवरेबल जो लिखे हैं वो नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, केवल आप लिखिएगा टोटल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एस, टोटल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एस। तो एस का टोटल एलिमेंट्री इवेंट कितना है 6 है, मतलब एस के फेवर में 6 है, वो तो होना ही है। अब आपको हम बताते हैं कि कहीं आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आप सबसे सटीक फॉर्मूला जो आपको दिए होंगे Na/Ns, तो Na का वैल्यू 1, Ns का वैल्यू 6, मतलब ए जो है वो जीतेगा, उसका चांस कितना है 1/6। अब अगला हम लोग पीबी वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो बी में कितने एलिमेंट हैं 4 और इसमें एस में 6, फाइनली ये हो गया 2/3। तो आप देख रहे होंगे कि ए का भी कुछ चांस हुआ, बी का भी कुछ चांस है, बी का जीतने का चांस। तो हम लोग यदि डाटा को कैलकुलेट किया जाए डेसिमल पॉइंट पे तो देखेंगे कि हम लोग बी का वैल्यू ज्यादा आएगा, और जिसका वैल्यू ज्यादा आया उसी का होने का ज्यादा चांस रहता है। तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट दिए जिससे प्रोबेबिलिटी क्या होगा आप लोग हम रिवाइज कर लें। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी से अभी तो बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड हम लोग सारे कंसेप्ट अभी लिए नहीं है। हाँ, लेकिन अभी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी बस हम लोग केवल बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, ना ही हम लोग प्रोबेबिलिटी का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम अभी हम लोग केवल बेसिक, क्योंकि हम लोग अभी तक प्रोबेबिलिटी का ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ना एडिशन थ्योरम, ना टोटल प्रोबेबिलिटी, ये सब कुछ हम लोग पढ़े नहीं है। तो ये सब पढ़ेंगे तब थोड़ा अच्छा और अच्छा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी तो केवल 10th और 11th का ही कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी मतलब जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का है और 11th में है। चलिए, तो हम लोग इसको पहले इरेज करते हैं, है ना, ये आपको रिवीजन कराएंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपको हम यहाँ पर कंसेप्ट दिए हैं कि किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए Na और Ns ये दो का जरूरत होता है। Na निकलता कैसे है, Ns कैसे निकलता है, वो आपको हम बताएं। Na कैसे निकलेगा कि उस A से A में जितने एलिमेंट्री इवेंट है, जितने एलिमेंट्री इवेंट है उसको Na बोलेंगे, काउंट कर लेंगे और उसको Na का वैल्यू बोलेंगे, और Ns मतलब S के अंदर कितने एलिमेंट्री इवेंट है सबको काउंट करेंगे, उसको Ns लिखेंगे, और जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना हो तो उसे Na/Ns में बैठा देंगे। तो हम लोग यहाँ एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग को क्या दिया गया है
इफ ए बैलेंस कॉइन इज फ्लिप्ड। देखिए प्रोबेबिलिटी है और हायर एजुकेशन में थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जो 11th में था वही लैंग्वेज रहेगा। हाँ क्वेश्चन वो हो सकता है लेकिन में भी लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो सकता है। जैसे वहां पर हम लोग क्या करते थे, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड ऐसे ही बोलते थे लोअर क्लास में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वर्ड को चेंज किया है, तो वर्ड को चेंज करने से कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए बैलेंस कॉइन मतलब क्या होता है, मतलब वैसा कॉइन जिस कॉइन में कोई भी सेटिंग ना हो। सेटिंग करने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बोलता है कि ये कॉइन को ऐसा बनाया गया है जिससे केवल हेड ही आएगा या केवल टेल ही आएगा, या ऐसा कॉइन है कि दोनों तरफ हेड है या दोनों तरफ टेल है, ऐसा नहीं, एकदम नेचुरल कॉइन है। क्या है मतलब कॉइन तो आर्टिफिशियल ही है लेकिन एक कुछ सेटिंग है जो हम लोग नॉर्मल मार्केट में यूज करते हैं वैसे ही कॉइन है। तो इफ ए बैलेंस्ड कॉइन इज फ्लिप्ड, फ्लिप्ड मतलब भी वही पलटना। यदि हम किसी कॉइन को पलटते हैं ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें कम से कम एक हेड मिले। तो चलिए कोई बात नहीं, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बाबू आपको ध्यान देना होगा कि इसमें सॉल्यूशन जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे हियर S इक्वल S एक वर्ड डिफाइन है कि S मतलब सैंपल स्पेस, इसके लिए आपको स्पेशल कोई डिफाइन या फिर लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है। तो S हम लोग जो लिख रहे हैं, S हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि दो पॉइंट को, तो आपको जब भी हम सैंपल स्पेस का डेफिनेशन लिखाए हैं पढ़ाए हैं, तो वहां हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट का अलग अलग से हम लोग क्या लिखाए हैं, सैंपल स्पेस लिखाए होंगे। और ये तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है जब कॉइन को टॉस करते हैं, वंस ट्वाइस थ्राइस, तो ये सब तो ऑटोमेटिकली सारे स्टूडेंट को याद रखना पड़ेगा। तो देखिए जब भी हम लोग कोई कॉइन को ट्वाइस टॉस करेंगे तो हेड हेड आने का चांस रहता है, हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल, ये पॉसिबल टोटल पॉसिबल इवेंट्स है। तो चलिए ये मेरा टोटल पॉसिबल इवेंट है, एस के अंदर आ गया, और हमको जो फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट कैपिटल A इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आने का जो इवेंट होगा, चांस होगा, उसको हम लोग ए मानते हैं। तो आप बताइए कि इस चारों में से कौन सा ऐसा इवेंट है मतलब जिसमें कम से कम एक हेड है। तो हम लोग देख रहे हैं कम से कम एक हेड इसमें है कि नहीं है। यस, कम से कम एक हेड तो आया, इसमें एक हेड तो है, इसमें एक हेड तो है, हाँ इसमें कोई हेड नहीं है, कोई हेड नहीं है, मतलब हमको वैसा इवेंट चाहिए जिसमें कम से कम एक हेड होना चाहिए। यदि एक भी हेड मिल रहा है उसे हम उस एक के अंदर ले लेंगे। तो अब आपको शायद आसानी से पता चल गया होगा कि Na बराबर क्या होगा। Na मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन A। तो A में कितने एलिमेंट्री इवेंट है, 3 है, एंड Ns का वैल्यू क्या होगा, Ns मतलब S के अंदर कितने एलिमेंट्री इवेंट है, तो 4। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब A का व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड का इवेंट को A माने है, तो Pa मतलब उसी का प्रोबेबिलिटी, और वही तो हमको फाइंड करना है। तो Na का वैल्यू हो जाएगा Pa का वैल्यू हो जाएगा Na बाय Ns, Na बाय Ns। तो Na मतलब हमारे पास अवेलेबल है 3 और Ns का वैल्यू है 4। यही मेरा आंसर हो गया। तो ये सब बेसिक प्रोबेबिलिटी है, इसे हम लोग शायद 10th में भी बनाए हैं, 11th में भी बनाए हैं, 12th में हमको लग रहा है नहीं है, और ये सब 11th तक ही है। तो लेकिन आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके पास सारे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप ग्रेजुएट होने जा रहे हैं तो आपको हर चीज का कंसेप्ट चाहिए, और हम लोग इसे 0 लेवल से इसलिए पढ़ना स्टार्ट किए हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
What is the probability of getting 3 heads in 3 toss of coin of a coin? एक कॉइन को 3 बार टॉस यदि हम लोग करते हैं, एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, तो क्या चांस है कि तीनों हेड आए? क्या चांस है कि तीनों हेड आएगा? तो फिर यहां पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे, यहां पर सॉल्यूशन करेंगे तो डायरेक्ट यहां भी लिखेंगे हियर एस इक्वल टू, देखिए हेड 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 टेल। अब आएंगे हेड टेल हेड टेल हेड, फिर आएगा हेड टेल टेल, फिर आएगा टेल, अब ले लिया टेल हेड हेड टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर आएगा टेल टेल हेड, फिर आएगा टेल टेल टेल। ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 पॉसिबल इवेंट टोटल, मतलब पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट है जो इस एक्सपेरिमेंट में हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट्री इवेंट, मतलब कौन सा ऐसा इवेंट आपको लग रहा है वो मेरे फेवर में होंगे, मतलब 3 हेड्स दे सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इवेंट मिला जिसमें तीनों हेड है और बाकी किसी में भी 3 हेड नहीं है। गेटिंग 3 हेड, 2 हेड्स बोलता तो हम लोग 2 हेड्स में जाते हैं, तो यह 3 हेड्स बोला है, तो वहीं पर फिर इस तरह से हम लोग करेंगे लेट कैपिटल A इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग एट इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। तो हम लोग 3 हेड्स किसमें किसमें है, बस एक ही जगह है। कितनी जगह है? एक ही जगह में। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें 3 हेड्स है तो हम लोग अब यहाँ आसानी से Na का वैल्यू को पता लगा लिए 1 और Ns का वैल्यू को पता लगा लिए 8, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो होगा Na/Ns, ये मेरा आंसर हो गया। तो जब कोई कॉइन को 3 बार फेंकते हैं तो तीनों हेड आने का जो चांस है वो 1/8 है। क्या है? 1/8 है। तो इस तरह का हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना सकते हैं। और 2 क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप लोग का हर तरह का प्रॉब्लम डाउट्स क्लियर हो जाए। देखिए यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे, मतलब कोई भी ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें 53 संडे होने का क्या चांस है। तो देखिए ये सब तो एकदम सिंपल ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस में आ सकता है, मतलब 1 मार्क्स में, और ग्रेजुएशन में तो शायद 2 मार्क्स में आता है सब। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज, हाँ तो आपको हम बताते हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी ईयर हो, कोई भी ऑर्डिनरी ईयर हो उसमें आपका 365 डेज होता है। कितना होता है? 365। इसको जब भी हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 और 1 5 7 2 जा 14 और कैरी में रिमाइंडर हम लोगों को 1 आया। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर पूरी 52 वीक्स होंगे और 1 एक एडिशनल डे हो जाएगा। तो मतलब जो 52 वीक्स होंगे उसमें तो सारे संडे मंडे ट्यूसडे सब 52 बार तो आ जाएंगे, क्योंकि हर वीक में एक बार संडे आता है, एक मंडे आता है, एक ट्यूसडे आता है, इस तरह सारे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सब आता है। तो हम लोग को जो एक एडिशनल डे बचा हुआ, तो वो एडिशनल डे क्या क्या हो सकता है, और जो जो हो सकता है जितना पॉसिबल है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस।
तो हम लोग यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में in an ordinary year, in an ordinary year there is 52 Sunday and one additional day। यहां पर 52 संडे और एक एक्स्ट्रा दिन होगा ऑर्डिनरी ईयर में, which may be any one of the following days, या फिर एनी डे, और इसको हम लोग इवेंट बोल सकते हैं। मतलब जो नीचे हम लोग जो लिख रहे हैं उसमें से कोई भी एक हो सकता है, तो हम लोग इसी को जितना पॉसिबल है सबको लिखेंगे, और जितना पॉसिबल है सबका जो सेट बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। तो वो क्या क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, और सैटरडे हो सकता है। तो बताइए हम लोग को चाहिए संडे होने का चांस, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग संडे, या इवेंट ऑफ गेटिंग 53 संडे। इवेंट ऑफ गेटिंग 53 संडे मतलब अब लास्ट का जो एक दिन बचा है वो संडे हो जाए तो 53 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप इस लैंग्वेज में कोई कंफ्यूज ना हो कि 53 संडे, आप केवल ये भी लिख सकते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग संडे, संडे मिला तो 53 हो जाएगा। तो इवेंट ऑफ गेटिंग 53 संडे, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन वाला, ई वाला होने से ही होगा, ई वाला आने से क्या मेरा रिक्वायरमेंट पूरा होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल एक ही वो है कि ये आ जाए, यह आ जाए तभी 53 होगा, और बाकी कोई भी दूसरा इवेंट आ जाने पर 53 संडे नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि हियर एन ए जो है वो 1 है और एन एस जो है वो 7 है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो 1/7 होगा। कितना होगा, 1/7। मतलब कोई भी ऑर्डिनरी ईयर रहे, कोई भी ऑर्डिनरी ईयर रहे तो उस ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे, 53 मंडे या 53 ट्यूसडे, इस तरह का क्वेश्चन में आपको कोई जरूरी नहीं कि संडे ही रहेगा, आपका कोई भी डेज हो सकते हैं। तो कोई भी डे रहा तो यही एक सिंगल के लिए यही चांसेस होंगे। हाँ, अब यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडे। तो लीप ईयर में थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है और ये ना आंसर आके कुछ और आता है। तो थोड़ा सा इसमें हम लैंग्वेज को कम लिखते हैं। हाँ, आपको हम बता दें कि ये तो हम लोग रफ किए, तो आपको पता होगा कि कोई भी लीप ईयर होता है तो उसमें डेज जो होता है 366 हो जाता है। लीप ईयर जानते हैं ना, हर 4 साल में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2020 में हुआ, अब 24 में हम लोग को लीप ईयर होने वाला है। अब आप लोग बच्चे नहीं है, इतना आपको समझ नहीं है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जब 4 से डिवाइड देते हैं तो डायरेक्ट हम लोग सॉरी 4 से नहीं 7 से डिवाइड देते हैं, तो 5 का 35 और ये हो गया 1 6 और ट्वाइस में 14 और ये कैरी में 2, मतलब रिमाइंडर में हम लोग को 2 दिया। क्या दिया रिमाइंडर में? 2 दिया। तो रिमाइंडर में जब हम लोग को 2 मिला, मतलब सभी संडे को 52 को मिल गया, मंडे को 52 मिल गया, मतलब सबको 52 जगह मिल गया और 2 एडिशनल डे बचा हुआ है, ये दोनों दिन। हाँ, आपको हम बता दें ऐसा होता है कि 364 डेज उसका कंटिन्यू 365 366, ऐसा नहीं कि बीच में कोई डेज गैप होता है, यहाँ पर गैप नहीं, जो भी होगा कंटिन्यू होगा, समझे ना।
तो जो दो गो दिन है वो क्या क्या हो सकता है। तो हम यहाँ थोड़ा लैंग्वेज कम लिखते हैं। आप क्या लिखिएगा, इन ए लीप ईयर, आपको यहाँ भी वही लैंग्वेज लिखना है। इन ए लीप ईयर देयर इज 52 संडे एंड 2 एडिशनल डेज। वहां पर लिखना है कि 2 एडिशनल डेज विच में बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। वहां डेज मत लिखिएगा, इवेंट ही लिखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग सैंपल स्पेस डायरेक्ट हम लिखते हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कि इसमें जो सैंपल स्पेस होंगे 2 दिन है ना, तो आपका ऐसा हो सकता है संडे मंडे, मतलब वो दोनों या तो संडे मंडे होगा या तो मंडे ट्यूसडे होगा या तो ट्यूसडे वेडनेसडे होगा या तो इसे हम इरेज कर देते हैं या फिर आप इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग का वेडनेसडे और थर्सडे होगा या थर्सडे और फ्राइडे होगा या फ्राइडे और सैटरडे होगा या सैटरडे और संडे होगा। मतलब वो जो 2 दिन है वो इस जितने पेयर्स है वो उसमें से कोई भी हो सकता है। ऐसा बात नहीं कि 2 दिन जो आया वो खाली संडे मंडे ही होगा, ऐसा बात नहीं। संडे मंडे भी होता है, मंडे ट्यूसडे भी होता है, ये सब हो सकते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पर एस तो हो गया, ए को हम लोग मानते हैं वही, ए को क्या मानते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग 53 संडे, इवेंट ऑफ गेटिंग 53 संडे। तो आप बताइए कि आपको तो 52 संडे मिल चुका है ऑलरेडी। अब बताइए कि इसमें से क्या क्या होने से आपको 53 संडे मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि या तो हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, और नहीं तो फिर ये मिल जाए। ये यदि दोनों में से हमारा ये दोनों इवेंट यदि हो जाता है तो हमें 53 संडे मिल जाता है। तो अब हमको यहां से एकदम क्लियर नजर आ रहा है कि मेरा Na कितना है, Na कितना है और Ns कितना है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो होगा वो मेरा 2/7, ये मेरा आंसर है। तो ये हम लोग कुछ क्वेश्चन जो बेसिक से रिलेटेड होते हैं तो उसको हमने सॉल्व किया, और आपका ड्यूटी है कि इस सारे क्वेश्चन जितना हम लोग सॉल्व किए उसे अच्छा से लिखें और समझें, और यदि समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा पूछे आप लोग कॉल करके, और थोड़ा सा आप लोग हम बता दें कि आप लोग सब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए स्पेशल ये वीडियो हम बना रहे हैं। और ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हम देखते हैं कि ये तो सेमेस्टर 5 में है, तो सेमेस्टर 5 का स्टूडेंट मैक्सिमम 18 प्लस शायद हो चुके होंगे, और 18 प्लस जो स्टूडेंट हो चुके हैं वो अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपना वैक्सीन का फ़ोटो को अपलोड करें कि हाँ हम वैक्सीन लिए हैं, और वैक्सीन जरूर लीजिए। और वैक्सीन लेने के बाद आप आसानी से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए पहले आप वैक्सीन लीजिए, उसके बाद आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए, और फिर से और थोड़ा कुछ बात हम बताना चाहते हैं स्टूडेंट को कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये माइंड में चल रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्यों पढ़ेंगे। देखिए, एग्ज़ाम हो या ना हो, जो हम लोग का है वो पढ़ना चाहिए, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम होगा तो ही पढ़ेंगे। इन केस सडनली एग्ज़ाम ले भी सकता है, नहीं भी लिया तो हमारे पास नॉलेज तो आया, नॉलेज होना चाहिए। और आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, नॉलेज रखिएगा तभी आपके पास कुछ अच्छा अच्छा ऑप्शन मिलेगा ग्रेजुएशन के बाद। और यदि आप केवल डिग्री लेके रहिएगा तो बस केवल डिग्री ही रहेगा, आप उससे कुछ आगे करने का चांस मत सोचिए कि आगे कुछ हो पाएगा। इसीलिए आप नॉलेज गेन कीजिए, समझिए, समझिएगा तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है। और क्यों नहीं समझ पाएंगे, आपके पास जो है मेरे पास भी वही है, सबके पास वही है, समझे ना। और समझने का आपका प्रॉपर एज हो चुका है, ऐसा नहीं कि आप 2 क्लास में हैं और आपको हमें प्रोबेबिलिटी समझा रहे हैं। आप हायर सेकेंडरी में, मतलब हायर एजुकेशन आप आ गए हैं,
हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आपको प्रोबेबिलिटी समझना चाहिए, यदि आपको कोई कमी लग रहा है तो आप फिर से 10 क्लास का प्रोबेबिलिटी को पढ़िए, 11th में पढ़िए, फिर 12th में पढ़िए। और अभी तो लॉकडाउन में आपके पास समय भी बहुत अच्छा से होगा और उस समय का आप यूज़ कीजिए।